In July of 1930, Niels Bohr published the first of the series of 3 papers introducing this model of the atom. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज के जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। और वो जैसे कि आपके पास है बोहर एटॉमिक मॉडल, और बोहर की हिस्ट्री हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं आपके साथ। जैसे कि बोहर जो है वो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, और वो उनकी थ्योरी को या उनके एटॉमिक मॉडल को बहुत हद तक मतलब एक्सेप्ट करते थे कि इनका मॉडल ठीक है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ लिमिटेशंस थी जो रदरफोर्ड के मॉडल के से थी, तो उससे इनको कह लें कि इख्तलाफ था या इन्होंने करेक्शन की और चेंज करके एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया, और वो नया एटॉमिक मॉडल था बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी कि नील्स बोहर ने जो मॉडल दिया। अच्छा, बट देर आर सर्टन लिमिटेशन विच इज़ ऑल्सो इन दी बोहर मॉडल विच वी डिस्कस इन अदर वीडियो। अच्छा, इसकी जो मेन पॉस्टुलेट है ना, देर आर एक्चुअली 3 मेन पॉस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हमने उसी को मजीद डिफरेंट क्लासेस में हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या ब्रेक किया हुआ है। तो इसका सबसे मेन पॉस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, द इलेक्ट्रॉन स्टे इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, इमिट्स नो रेडिएशन अनलेस इट जम्प्स टू द लोअर लेवल। जैसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसमें कहा गया था, जो उसकी फेलियर था, कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी क्या करता रहता है, इमिट करता रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहेगा तो ऑब्वियसली बात ये है कि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे मूव करते करते और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से तो कोई मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये जो आपके पास की स्टेबल ऑर्बिट, ये बहुत मेन पॉइंट है। हम तभी एक कहते हैं कि 1900 सेंचुरी में नई मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, ये स्टेबल कॉन्सेप्ट दिया गया कि यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में होता है वो ऑर्बिट उसके लिए, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे वो ऑर्बिट उसके लिए क्या है, स्टेबल ऑर्बिट होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन ना करे, जिसका मेन पॉइंट था पहला, कि जब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन ना करे या लूज नहीं करेगा तो वो ना तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, ना ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे क्या करेगा, जंप करेगा। जो सेकंड पॉस्टुलेट है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। इस पर हम ये एक तरह से कह लो, हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस में भी आते हैं, फेलियर में भी आता है बोहर एटॉमिक मॉडल से। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा आज इसमें भी डिस्कस करेंगे। इसने ना सिर्फ एनर्जी की क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था बोहर ने, इसने कहा था कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए एक ख़ास पैक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जो हमने जिस तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, जब एनर्जी बढ़ेगी तो हर तरह की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो ये कह लें कि इन दो एनर्जी लेवल के गैप की क्या होगी, इक्वल होगी। या यहाँ जाना है तो इस एनर्जी लेवल के गैप की क्या होगी, इक्वल होगी। जब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, खाली वो सेट ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ मूव कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसने एक क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी में, ना कि सिर्फ एनर्जी में क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। बोहर ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन इन एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, विच इज इक्वल टू L इज इक्वल टू NH/2π और NH। नंबर 3, द अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर इज अ कूलम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स खाली होती तो इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस, गिर जाता, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता, अट्रैक्ट हो जाता। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स होती है, जो इसको सर्कुलर पाथ में क्या करवा रही होती है, रिवॉल्व करवा रही थी, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि फोर्स क्या हो जाए, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर दे, ओवरकम कर दे, यानी कि उसको उसके इफेक्ट को ख़त्म कर दे, ताकि ये नीचे ना गिर सके। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी वजह से सर्कुलर पाथ के अंदर मुसलसल क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। लेकिन उन्होंने सबसे मेन पॉइंट जो दिया, कॉन्सेप्ट ये दिया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी इमिट नहीं करता, जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब मिलती है, पैकेट ऑफ एनर्जी, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है। इसी तरह जब वो पैकेट ऑफ एनर्जी, वो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। सही है। अच्छा, और जो मेन पॉइंट है इससे रिलेटेड, अच्छा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन इन दी एक्साइटेड स्टेट विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। इसका रीज़न क्या है, जितने भी एक्साइटेड स्टेट पे होता है ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। उसकी रीज़न क्या है बेटे, कि जैसे जैसे दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ती चली जाएगी जिसके बाद जितनी हमारे पास, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर पैसा आ गया है तो हम एक तरह से कह लें कि स्टेबल नहीं रहते, हम अनस्टेबल होते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो यानी कि हम अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो दोबारा रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, अपने ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो स्टेबल होने को प्रेफर करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर जम्प टू द शेल दैट इज लोअर देन देयर ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट से मजीद नीचे लेकिन ये जम्प नहीं करेगा। अच्छा, जो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट नीचे आ रहा है, तो इसे दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ आ सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि आपने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम देखा था उसमें बामर जो सीरीज थी उसमें डिफरेंट कलर्स नजर आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही है, हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके पास बनाया हुआ है, सॉरी एमिशन स्पेक्ट्रम में ड्रॉ किया हुआ है। कलर रेड, ब्लैक लाइन, दिस वन हियर आई राइट इंडिकेट रेड लाइन, दिस लाइन इंडिकेट ग्रीन एंड दिस वन ब्लू एंड दिस वन वायलेट। अब बेसिकली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, और बामर सीरीज़ में आपके पास जैसे n = 2 है हमारे पास, आपको पता है कि 11 में 1 में जंप होता है, बामर में आपके पास 2 में जंप कर रहे हैं। अगर ऑर्बिट 3 से 2 में जंप कर रहा है आपके पास, उस वक्त ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, या जो ऑर्बिट 4 से 2 में जंप कर रहा है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ऑब्वियसली बात ये है कि जो 4 से 2 में जंप कर रहा है उसमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो मे बी कि इस सिचुएशन में जब 3 से 2 में जंप कर रहा है तो रेड रिलीज़ हो रहा है, कलर लाइन जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है वो रेड मिल रहा है, वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 ऑर्बिट टू 2। अगर इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 2 में जंप कर रहा है तो हमें ग्रीन मिल रही है। अगर 5th ऑर्बिट से जंप कर रहा है 2 में तो हमें ब्लू मिल रही है। क्यों? जैसे से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और आपको पता है कि जैसे से हम स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आगे जाते हैं तो पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे बच्चों वैसे वैसे एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये अगर हमें रेड कलर मिल रहा है तो उसका रीज़न ये है कि ये मे बी के 3rd ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है। अगर ग्रीन है तो 4th से आपके पास 2nd में जंप कर रहा है, और अगर ब्लू है तो 5th से किस में जंप कर रहा है, 2nd में जंप कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमेशा जब भी मिलेगा आप 2nd ऑर्बिट में जंप करेंगे, लेकिन किस ऑर्बिट से कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे होते हैं एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, अब अंदर से एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ये इस तरह भी हो सकता है कि डायरेक्ट हाई 5th से जैसे फॉर एग्जांपल 2nd में आ रहा है, या 5th से 4th में, 4th से 3 में, दोनों तरह से क्या हो सकती है, जंप हो सकती है। ये जो इसका एक पोस्टुलेट पढ़ा था बोहर का, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि L = NH/2π। इसके हवाले से एक बहुत बड़ी फेलियर कह लें, लिमिटेशन है। अकॉर्डिंग टू बोहर इसने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने कहा था एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है और एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करें, n = H/2π, यानी कि अगर पहला ऑर्बिट है हाइड्रोजन की, अगर हम स्पेशली बात करें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अगर पहले ऑर्बिट की बात करें तो इसके मुताबिक उसको जो कह लें कि एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए h कट के, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए H/2π। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो एक्सपेरिमेंटली जो है रिजल्ट है उसके हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम है कह लें हाइड्रोजन का, वो हमारे पास 0 आता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट s के अंदर वो रह रहे हैं, तो क्योंकि अगर हम बात करें कह रहे हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री, s ऑर्बिट स्फेरिकल है और स्फेरिकल सिमेट्री की बात करें तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, मस्ट बी 0, बिकॉज देयर स्फेरिकल सिमेट्री। Angular momentum is a vector quantity, एक vector quantity, and if you have a symmetrical shape that is s orbital, the net angular momentum must be 0। तो net angular momentum क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास ये आ रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एंड विच इज इक्वल टू L = NH/2π। सो व्हेन n = 1 तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू H/2π। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की, स्फेरिकल शेप है और एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। बट अकॉर्डिंग टू बोहर आपके पास एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट का, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो H/2π था। तो ये भी एक आपके पास एक बहुत बड़ा फेलियर था बोहर मॉडल का। अगर हम समरी की बात करें बोहर मॉडल की, तो बोहर ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जैसे क्लासिकल में कहा था कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, क्लासिकल मैक्सवेल इक्वेशन के तहत कि एक मूविंग पार्टिकल जो है हमेशा अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट करेगा। और जैसे कि हमने रदरफोर्ड ने पढ़ा था, और वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करके फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन।
इसने वाज़ेह तौर पे कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रही है, और वो हर अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहली बात एब्जॉर्ब नहीं करता, एक पैकेट ऑफ एक सेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वही सेट ऑफ एनर्जी को इमिट कर देता है, जिसकी वजह से हमें कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ये और अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, और रिवॉल्व कर रहा है इसलिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उसको बैलेंस कर रही होती है कूलम अट्रैक्टिव फोर्स को। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो बुनियाद थी एटॉमिक मॉडल की, और लेकिन इसके बावजूद भी ये कह लें कि कुछ लिमिटेशन थी, कुछ फेलियर थे बोहर के, जिसकी वजह से जो लिमिटेशन और जो फेलियर है वो हम आने वाली लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे।